अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम चैप्टर नंबर 2 हांडा का स्टार्ट करेंगे, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। ये बेसिकली जिसमें हम जो है वो प्राइमरी सेल्स का, सेकेंडरी सेल्स का, या जो रिचार्जेबल सेल्स हैं या वन टाइम यूज़ सेल हैं, बैटरीज़ के हवाले से, इनके कम्बिनेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा तरीक़ाकार होता है कि सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट देखेंगे, उसके बाद हर एमसीक्यूज़ को वन बाय वन उसका कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो आप एक रजिस्टर उठा लें, एक पेंसिल उठा लें और आपकी हांडा की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लें। सबसे पहले थ्योरी में सोर्सेज ऑफ ईएमएफ जो है वो आपको पता है कि हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। और डीसी को भी स्टोर करने के लिए दो टाइप के जो सेल्स यूज़ होते हैं, एक को हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं और एक को हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्राइमरी सेल्स की, कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर द केमिकल हैव टू बी रिप्लेस्ड इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल। ऐसे सेल्स जो एक दफ़ा जिनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए, उनको दोबारा रिचार्ज ना किया जा सके, उनको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल की फ्यू एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं कि डेनियल सेल है, लेक्लांचे सेल है, बंसन सेल है या फ्यूल सेल है। इनको हम जो है वो प्राइमरी सेल्स बोलते हैं कि इनको हम एक दफ़ा ये जब रिचार्ज हो गए, ख़त्म हो गए, तो दोबारा ये जो है वो रिचार्ज नहीं हो सकते। दूसरे टाइप के सेल्स ऐसे हैं कि जिनको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। अ सेकेंडरी सेल is one in which chemical energy is converted into electrical energy, but they do so only when they are charged by passing current through them by some source। ऐसे सेल्स जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज़ कर सकें, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें, उनको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। इनकी एग्जांपल में क्या है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटर भी उनको बोलते हैं, स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। ये लेड एसिड सेल जो कि फेमस आपकी बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है। एडिसन अल्कली सेल जो है वो आपका, ये दो फेमस जो है वो सेकेंडरी सेल्स हैं। इसके बाद ईएमएफ की डेफिनेशन है। ईएमएफ electromotive force is a cell is defined as potential difference between the two electrode of the cell when it is in open circuit। कि जो अगर कोई दो पॉइंट ओपन हो और उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की, जो सेल के इलेक्ट्रोड की जो रेजिस्टेंस होती है, उसको हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि आमतौर में बहुत समाल होती है, फ्यू मिली ओम्स में होती है वो। उसके बाद ये फार्मूला आपने याद रखना है सेल का, V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई बी। आई इसमें करंट होता है, बी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ये जो है वो आपका डिस्चार्जिंग स्टेट का है और चार्जिंग के लिए V इज़ इक्वल टू ई प्लस आई बी है। और ये आपने याद रखना है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का। इसका हम आगे न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अक्सर टेस्ट में आ जाता है कि चार्जिंग के हवाले से और डिस्चार्जिंग के, या डिस्चार्जिंग वोल्ट मांग लेता है वो, या चार्जिंग के वोल्ट मांग लेता है। तो ये दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब चार्जिंग में प्लस साइन आएगा फार्मूले में और डिस्चार्ज में माइनस साइन आएगा। माइनस का मतलब है कि उसमें से चीज़ ख़त्म हो रही है, माइनस हो रही है, कम हो रही है। चार्जिंग का मतलब है उसमें इंक्रीज़ हो रही है, प्लस हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये आपने याद रखना है। और जो बैटरी है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिपेंड करती है। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैस डेल एम ऑफ आइन लाइब्रेटेड एट इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। के एक इलेक्ट्रोलाइट से जितनी ज़्यादा जो है वो चार्ज पास करेगा, वो उसका मैस जो है वो उतना ही लाइब्रेट होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका जो मैस है वो ख़त्म होगा। इसके बाद ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रोलाइसिस के सेल की। उसके बाद ग्रुपिंग है
इनकी सेल्स की हम दो तरह की ग्रुपिंग करते हैं, सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं और पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। सीरीज़ ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि हम सेल्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव चौथे का नेगेटिव, इस तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलाते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग है वो सीरीज़ ग्रुपिंग है। सीरीज़ ग्रुपिंग किस लिए करते हैं कि जब हम करंट कैपेसिटी जब हमने इंक्रीज़ करनी होती है तो उसकी सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं, और जब हमने मैं उल्ट बोल गया, मैं जब हम वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी हो किसी सेल की, बैटरी बैंक की, तो हम उसको सीरीज़ में जोड़ते हैं। जब हमने करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी हो तो हम उनको पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ते हैं। ये सीरीज़ ग्रुपिंग के कुछ फार्मूलाज हैं, जिसमें आपको पता है कि सीरीज़ में जो वोल्टेज हैं वो n टाइम इंक्रीज, अगर n सेल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो उनके वोल्टेज n मल्टीप्लाई बाय वोल्ट हो जाएंगे। मतलब 10 सेल हैं 2-2 वोल्ट के, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 वोल्ट, इसका मतलब है जो कंबाइन उनके वोल्टेज हो जाएंगे वो 20 वोल्ट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का आपको पता है कि सीरीज़ में ऐड होती है वो NB बन जाएगी। अगर हर एक की 1 ओम रेजिस्टेंस है और 10 सेल हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ओम उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस तरह ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपके जो है वो n सेल हैं उनके वोल्टेज और करंट निकालने का फार्मूला I इज़ इक्वल टू V ओवर R वाला फार्मूले से, ओहम लॉ से। उसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से सेल्स के, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो ये हमारी पैरेलल ग्रुपिंग बन जाती है। पैरेलल ग्रुपिंग में हम सेल्स को कब जोड़ते हैं कि जब हमें करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होती है सेल्स की, तो उनको हम पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग के फार्मूला आपको पता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, तो B ओवर M, अगर 10 रेजिस्टेंस हैं, हर एक की वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो उनकी जो टोटल बनेगी 1/10 बनेगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो उनकी जब हम वोल्टेज निकालेंगे, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होते हैं वो सेम रहते हैं जो, लेकिन ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा सेम वोल्टेज के जो सेल्स हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेज के सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम डिफरेंट वोल्टेज के करेंगे तो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाएगा, वो खुद ब खुद अपने आप को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम जो है वो सेम कैपेसिटी के सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब सेम वोल्टेज के। और सीरीज़ में हम डिफरेंट वोल्टेज के सेल को जो है वो सीरीज़ में लगा सकते हैं। इसके बाद मिक्स ग्रुपिंग भी होती है, जिसमें कुछ सेल सीरीज़ में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं, तो डिफरेंट केसेस में हम ये ग्रुपिंग भी यूज़ करते हैं। चलें, ये हमारी थ्योरी इसमें शॉर्ट थी। इसके न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो एंड पे करेंगे हम। अब इसके MCQs की तरफ आते हैं। द mass of ion, MCQs नंबर 1 है, mass of ion liberated at electrode is directly proportional to the quantity of electricity which passes through it is called, ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है। MCQs नंबर 2 है, फॉर ऑल सबस्टांसेस केमिकल इक्वलेंट ओवर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट का जो रेशो होती है वो 9650 कूलम के इक्वल होती है। MCQs नंबर 3 है, द प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज आर मेड ऑफ, जो हमारी लेड एसिड बैटरीज है, ये फेमस बैटरी जो हमारे घरों में भी यूज़ होती है UPS में, इसके जो प्लेट्स होती हैं वो कास्ट एंटीमोनी लेड से बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs नंबर 4 है, इन लेड एसिड बैटरी सेपरेटर आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड द इंटरनल शॉर्ट सर्किट। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो भी बैटरी होती है उसके 5 से 6 सेल होते हैं, ठीक है, और हर सेल में सेपरेटर हम लगाए जाते हैं। सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि हर एक का इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट रखा जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर हम पूरे बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सेम कर दें तो उससे क्या होगा कि जब नीचे उसकी बेस पे, बैटरी की बेस पे अगर इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी तो वो भी एक कंडक्टिव पाथ देना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो अपने आप को सेल्फ डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से जो है वो हम सेपरेटर लगाते हैं कि एक ही जो बैटरी का एक सेल का इलेक्ट्रोलाइट है वो उसी का होता है, वो दूसरे में मिक्स नहीं होता। और सिंपल एक हम जो है वो कॉपर कंडक्टर से जो है वो एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन करते हैं और वो सील्ड होता है। तो इस वजह से जो है वो ये इंटरनल शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम उसको सेपरेटर अप्लाई करते हैं हर सेल्स का दूसरे सेल के साथ। 5 नंबर MCQs है, कंटेनर ऑफ लेड एसिड बैटरी जो है वो ये मोल्ड हार्ड रबड़ से भी बनाते हैं, सिरेमिक से भी बना होता है, सेलुलॉइड से भी बना होता है। 6 नंबर MCQs है, फिलर्स इन एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरीज आर प्रोवाइडेड
टू फैसिलिटेट द गैस फ्लो। जब आपने कोई लेड एसिड बैटरी देखोगे उसका जो ढक्कन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसमें एक छोटा सा सुराख होता है। वो छोटा सा सुराख जो है वो बेसिकली आपके गैस फ्लो को ही मतलब एक फैसिलिटेट करने के लिए बना हुआ होता है कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि जब ये बैटरी का रिवर्स फारवर्ड रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस नेगेटिव जो आपकी प्लेट है उसमें नेगेटिव सेल है उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, तो उस गैस को लाइब्रेट करने के लिए हम वो जो है वो फिलर रखते हैं। अगर वो बेसिकली फिलर नहीं होंगे तो गैस पैदा होगी और उस वजह से आपकी जो बैटरी है वो फट भी सकती है। तो इस वजह से फिलर्स यूज़ होते हैं गैस को फैसिलिटेट करने के लिए। MCQ नंबर 7 है, इन केस ऑफ लेड एसिड बैटरीज ड्यूरिंग चार्जिंग, जब जो बैटरी आपकी चार्ज होती है तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है बोथ एनोड एंड कैथोड बिकम PbSO4। जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो आपको पता है कि जो लेड होता है वो आपका वो PbSO4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे ही आपकी दोबारा चार्ज होती है दोबारा लेड आपका Pb में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, PbSO4। उसके बाद जो है वो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेक करने के लिए बेसिकली 2-3 फार्मूले होते हैं कि एक आपका वोल्टेज सेल का चेक कर लें, ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आप एसिड की चेक कर लें। तो ये 2-3 मेथड हैं। MCQ नंबर 8 है कि लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही होती है तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एसिड की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक स्पेशल मीटर होता है हाइड्रोमीटर, उससे हम चेक करते हैं। जिस सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है इसका मतलब है वो सेल आपका चार्ज नहीं हुआ। MCQ नंबर 9 है, इन द कंडीशन ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी कैन बी असर्टेन्ड बाय, इसमें वोल्टेज से भी चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, गैसिंग से। ये 3 जो तरीके हैं जो बैटरी की चार्जिंग कंडीशन देखने के लिए यूज़ होते हैं। MCQ नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन अ लेड एसिड बैटरी इज़ फुली चार्ज, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.285 है। ये हर एक, जैसे डिफरेंट कंपनीज़ की बैटरीज होती हैं तो हर एक की वैल्यू उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होती है। इसने जेनेरिक वैल्यू यूज़ कर रहा है हंडा वाला 1.285। किसी की हो सकता है कोई बैटरी आप देखें उसकी उन्होंने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.41 भी हो, 1.31 भी हो सकती है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 11 नंबर MCQs है, द एक्टिव मटेरियल ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड सेल, तो इसमें लेड पेरोक्साइड होता है और एक तरफ प्योर लेड होता है। 12 नंबर MCQs है कि फ्लोटिंग बैटरी इज़ वन विच सप्लाइज करंट इंटरमिटेंटली एंड आल्सो चार्ज आल्सो ड्यूरिंग ऑफ साइकिल गेट्स चार्ज, कि जो फ्लोटिंग बैटरी का मतलब क्या होता है कि वो जो बैटरी आपकी एकदम सारा करंट सप्लाई कर देती है लेकिन जैसे ही आपकी लाइट आ जाती है तो दोबारा वो आपके बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू कर देती है। तो ये जो जितने भी ग्रिड स्टेशन होते हैं इनमें जो है वो बैटरी बैंक्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि जब आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाए तो आपकी जितनी भी प्रोटेक्शन है वो सारी बैटरी बैंक से चल रही होती है, लेकिन जैसे ही पावर आ जाती है तो आपकी वो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है और आपकी जो जितनी भी सारी प्रोटेक्शन होती है वो दोबारा आपकी चार्जर के थ्रू दोबारा सप्लाई पे चली जाती है। MCQ नंबर 13 है, विच सेल इज़ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो आपका जो लेड एसिड सेल है ये सेकेंडरी सेल है और इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। MCQ नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ड्राई सेल इज़ बेसिकली अ लैक्लांजिया सेल, जैसे हम ये देख भी चुके हैं जो ड्राई सेल होते हैं ये प्राइमरी सेल होते हैं, तो इसकी एग्जांपल ये है। MCQ नंबर 15 है, ड्यूरिंग चार्जिंग दो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी ये बिकम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्जिंग के साथ स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाता है। MCQ नंबर 16 है, 2 cells आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म बैटरी, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 0.1 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी अगर एक ही 0.1 ओम है तो सीरीज़ में लगे हैं तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 ओम जो है वो उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। 17 नंबर MCQs है, द अम्पेयर आर बेसिस द एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी इज़ इन द रेंज ऑफ 90 to 95% होती है। 18 नंबर MCQs है कि इन एडिसन सेल द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज़, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ये जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट के MCQs आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से जो है वो कोई ना कोई MCQs टेस्ट में आ जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपको याद रखने होंगे कि कौन से सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। MCQ नंबर 19 है, द लाइफ ऑफ लेड एसिड बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 to 5 ईयर, ये जो है वो 2 से 5 साल तक आपकी बैटरी की लाइफ होती है। डिपेंड अपॉन ये करता है कि आप उसकी चार्जिंग कितनी करते हैं, डिस्चार्जिंग कितनी करते हैं। अगर आप उसको डीप डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी जो बैटरी है लाइफ है वो कम हो जाएगी,
और अगर आप उसको हाई एम्पेयर के साथ चार्ज करना शुरू कर देंगे तो उससे भी उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो उसको अगर आपका मतलब है कि आपको बैटरी अगर उसकी लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो आपने उसको डीप डिस्चार्ज भी नहीं करना और आपने उसको ओवर चार्ज भी नहीं करना। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट आफ्टर चार्जिंग प्राइमरी सेल कैन अगेन पुट टू यूज़। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्राइमरी सेल जो है वो चार्ज नहीं हो सकते। MCQ नंबर 23 है, द इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी इज़ बेस्ट गिवन बाई ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो बेस्ट पता चलती है। 24 है, कॉमन इम्प्योरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज़, ये आयरन जो है वो इम्प्योरिटी है क्योंकि आयरन एक कंडक्टर मटेरियल है, तो ये ये अगर आयरन होगा तो वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम इसको इम्प्योरिटी तस्वर करते हैं। 25 है, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी, एक सेल के वोल्टेज हैं 2.7 वोल्ट होते हैं। 26 है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज एक्सप्रेस्ड एज, ये एम्पेयर आर में इट कैन डिलीवर, ये एम्पेयर आर में हम जो जितनी भी बैटरी होती हैं इसकी हम जो कैपेसिटी है वो एम्पेयर आर में लेते हैं AH। ये 100 AH की बैटरी है, ये 175 AH की बैटरी है, तो ये एम्पेयर आर में इसकी कैपेसिटी लेते हैं। 27 है कि ऑन वाट आर बेसिस द एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी इज़ इन द रेंज ऑफ 70 to 85। ये बेसिकली जब हम वाट का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ जाते हैं, तो ये बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है तो करंट भी कम करती है और अपने वोल्टेज भी कम करती है, तो इस वजह से जो वाट आर एफिशिएंसी है बैटरी की वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इसलिए क्योंकि हमारे वोल्टेज मैटर नहीं करते बैटरी में, इतने करंट मैटर करता होता, तो करंट ये सप्लाई करती है कंटिन्यू, लेकिन वोल्टेज अपने ड्रॉप करती है, तो इसलिए हम इनको आमतौर पे एम्पेयर आर से जो अब इसकी रेटिंग लेते हैं, वाट आर से नहीं लेते। नेक्स्ट MCQ नंबर 29 है, ट्रिकल चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ये लेड एसिड बैटरीज, निकल आयरन सेल, प्राइमरी सेल, ये सब में यूज़ होता है। 30 नंबर MCQ है, वेट बैटरी कवर इन केस ऑफ लेड एसिड बैटरी इंडिकेट दैट एक्सेसिव गैसिंग उसमें हुई है, लीकी सील है, उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहा है, ओवर फिलिंग ऑफ द बैटरी है, बैटरी में आपने ओवर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दी, उस वजह से उसमें बैटरी आपकी कवर उसका वेट होता है। 31 है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज़ ड्यू टू, ये रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड होती है, सरफस कंटेक्टेड रेजिस्टेंस, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये मिलके उसकी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं। 32 है, द EMF ऑफ स्टोरेज बैटरी डिपेंड्स अपॉन, ये उसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है कि उसके जो इलेक्ट्रोड हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, जैसे किसी के लेड से बने होते हैं, लेड ऑक्साइड के बने होते हैं, तो उसकी जो EMF है वो उसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है कि वो किस मेटल से बना हुआ होता है। 33 है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ड्राई सेल इज़ इन द रेंज ऑफ, ये 0.2 to 0.4 होती है, उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम इसको कम से कम रखते हैं ताकि जो इस बैटरी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम से कम हो। When 34 है MCQ नंबर, when n cell each have EMF E and internal resistance R ohm are connected in series, the current I through external resistance R is given by, ये फार्मूला जो है वो A ऑप्शन में गिवन है, I is equal to NE over R plus NR, ये सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला है। 35 है पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला, when n resistance cell each of value E and internal resistance R are connected in parallel, तो C ऑप्शन में E over R plus R over N। 36 नंबर MCQs है, प्रॉपर चार्जिंग रेट ऑफ लेड एसिड बैटरी इज़, अगर किसी की हर बैटरी का जो चार्ज रेट है वो डिफ़ाइन होता है, लेकिन अगर किसी का डिफ़ाइन ना हो तो उसको हम 1/8 ऑफ रेटेड एम्पियर आर कैपेसिटी के साथ उसको चार्ज करेंगे। 37 है, फॉर ग्रुप ऑफ सेल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू लोड, द बैटरी विल गिव मैक्सिमम करंट टू द थिंग, जैसे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होती है तो आपकी जो बैटरी है या सोर्स होता है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है, तो मैक्सिमम करंट वो ट्रांसफ़र करेगा। 38 है, 1 एम्पेयर आर चार्ज इज इक्वल टू 3600 कूलम के इक्वल होता है। 39 है, व्हेन वाटर इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड तो लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। 40 है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल इन केस ऑफ प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन केमिकल एक्शन होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता। MCQ नंबर 41 है कि द एनर्जी इन अ लेड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है बैटरीज आपकी। 42 है, इलेक्ट्रोलाइट इन लैक्लांचे सेल, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं हम। 43 है, द इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी मस्ट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, अगर उसकी गुड कंडक्टर नहीं है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जिसकी वजह से उसके लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 44 है, फॉर अ डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड
जैसे हमने वो चार्ज की 1.285 देखी थी, डिस्चार्ज बैटरी की 1.12 होती है। 45 है, इन लेड अक्यूमुलेटर द प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एज इट डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अक्यूमुलेटर। बेसिकली ये होता है कि अगर हम सेल्स करीब रखेंगे तो उसका जो कनेक्टिंग रॉड लगाएंगे तो वो भी छोटा लगेगा, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। 46 है, इवन व्हेन नॉट इन यूज द सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी अकर इन द रेट ऑफ 0.5 to 1% ऑफ रेटेड कैपेसिटी पर डे के हिसाब से आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती रहती है। तो इसलिए ये एहतियात लाजमी किया करेंगे जब आपकी बैटरी बहुत जो है वो टाइम से बंद पड़ी है तो वो बेसिकली डिस्चार्ज स्टेट में चली जाती है, तो कभी भी उस पर उसी वक्त लोड ना डालें, उसकी वजह से आपकी बैटरी डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो हमेशा जब भी बैटरी काफ़ी दिन आपकी बंद पड़ी हो तो उसको आपने पहले चार्ज करना है, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। 47 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज़ चेक्ड विद द हेल्प ऑफ, ये हाइड्रोमीटर होता है जिसकी उससे साथ हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट MCQ है 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, अ लेड अक्यूमुलेटर ऑफ 20 एम्पेयर आर कैन सप्लाई। ये स्टेटमेंट ए करेक्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, 20 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 20 आर। 53 नंबर MCQ है कि द टर्म ट्रिकल चार्ज इज एसोसिएटेड विद, जो आपकी ट्रिकल चार्ज है लेड एसिड बैटरी के लिए यूज़ होती है, मतलब सेकेंडरी सेल के लिए। 54 नंबर MCQ है व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग चार्ज्ड टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी रीज़न ये है कि जो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, तो उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। 55 है, व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग डिस्चार्ज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज विद डिक्रीजिंग डिस्चार्ज रेट के साथ। 58 नंबर MCQ है, विच बैटरी इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन, नन ऑफ द अबव। 59 है, विच टेस्ट इज़ यूज टू असर्टेन वेदर द बैटरी प्लेट्स आर डिफेक्टिव आर नॉट। कैडमियम टेस्ट उसमें परफॉर्म करते हैं कि उसके जो बेसिकली प्लेट्स होती हैं वो ठीक हैं या दोबारा यूज़ हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो इसको कैडमियम टेस्ट, ये बहुत दफ़ा NTS में आ चुका है MCQ। 60 नंबर MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन वोल्टेज ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज, 2 वोल्ट होते हैं एक सेल के। 61 है, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में सेल कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है उसको वो इंक्रीज़ करने के लिए हम पैरेलल में यूज़ करते हैं, और सीरीज़ में उसकी वोल्टेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। 62 है, 5 कार्बन जिंक सेल इन सीरीज़ हैव द आउटपुट ऑफ 7.5 वोल्ट होंगे उसके। 65 नंबर MCQ है, फॉर वोल्टेज सोर्स व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस एस लोड रेजिस्टेंस RL विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम होगी जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस बराबर होगी तो उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के तहत। 66 है, अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हैज़ लो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसकी। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, कार्बन जिंक सेल हैज़ अनलिमिटेड शेल्फ लाइट, अनलिमिटेड लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 68 है, द करंट इन केमिकल सेल इज़ अ मूवमेंट ऑफ, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से जो है वो आपके सेल में करंट पैदा होता है। 69 नंबर MCQ, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये उसकी जो इंक्रीज़ द आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राई स्टोरेज सेल, ये जो निकल कैडमियम सेल है ये आपका ड्राई स्टोरेज सेल है। MCQ नंबर 73 है, 2 बैटरीज हैविंग अनइक्वल EMF, अगर उसकी अनइक्वल है तो उसको हम सिर्फ सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को फीड और यूज़ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट होगा और वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेंगी। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड इन सोलर सेल, तो सोलर सेल जितने भी होते हैं आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल कैन बी एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ, ये 10 to 15% होती है आपके सोलर सेल की एफिशिएंसी। 78 है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड सेल इज़ 1.5 वोल्ट होते हैं। 79 है, इन लिथियम सेल द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ मेड ऑफ, ये कार्बन से बना होता है।
80 नंबर MCQ है विच एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज़ मोर देन द रिमेनिंग, तो अम्पेयर आर एफिशिएंसी वाट आर एफिशिएंसी से बेहतर होती है। 81 नंबर MCQs है while comparing alkaline battery the lead acid battery which one of the following can be cited as advantage of former over later, जो इलेक्ट्रिकल रोबस्टनेस है वो आपकी जो अल्कलाइन बैटरी की है वो लेड एसिड बैटरी से बेहतर होती है। 82 नंबर MCQ द फ्यूल सेल कन्वर्ट्स, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है कि जो आपकी बैटरीज है वो एनर्जी जो स्टोर करती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। 63 है ये 83 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेड एसिड सेल हाइड्रोजन इज़ लाइब्रेटेड, ये नेगेटिव प्लेट से जो है हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, तो इसी वजह से जहाँ भी बैटरीज, जिस रूम में भी बैटरीज पड़ी हों, जब आपने उसमें एंटर होना है तो उसका एग्जास्ट सबसे पहले आपने ऑन करना है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर वहाँ पे चिंगारी पैदा होगी तो वहाँ पे धमाका हो सकता है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है आपकी सेफ्टी के लिए कि जब भी आपने बैटरी बैंक वाले रूम में दाखिल होना है तो आपने सबसे पहले उसका एग्जास्ट ऑन करना है, ताकि उस अंदर जो जितनी भी हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आपने उसमें दाखिल होना है। 84 नंबर MCQ है इन लेड एसिड सेल PbSO4 इज़ फॉर्मिंग ड्यूरिंग, ये डिस्चार्जिंग के वक्त जो आपका लेड होता है वो लेड सल्फ़र हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 97 है द रेफरेंस जंक्शन ऑफ थर्मोकपल इज़ मेंटेन्ड एट, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेंटेन होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो हम आम टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में लेते हैं ना। 98 है द निकल आयरन सेल इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है वो डाइल्यूट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। 99 है एडिसन सेल द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये रिमेन अनअल्टर्ड होती है। 100 नंबर MCQs है एडिसन सेल द पॉजिटिव प्लेट कंसिडर्ड एज निकल हाइड्रो ऑक्साइड में जो है वो यूज़ होती है। द 101 है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन निकल कैडमियम सेल है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। 102 है द एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न एक्यूमुलेटर इज़ ऑर्डर ऑफ, ये 70% होती है एफिशिएंसी। 103 है द सेल विच इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेफरेंस सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्करी कैडमियम सेल जो है वो एज अ रेफरेंस यूज़ होता है कैलिब्रेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के लिए। देन MCQs नंबर 116 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सेल, ये सिल्वर जिंक इज़ अ सेकेंडरी सेल। 117 है द करंट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड इनसाइड अ लेड एसिड बैटरी इज़ पोलराइजेशन करंट, उसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाती है टेस्ट में। द करंट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो इनसाइड फ्लो करता है उसको हम पोलराइजेशन करंट बोलते हैं। 123 नंबर MCQs है चूज़ द करेक्ट रिलेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटी। 124 है it has been found that internal resistance of a cell is compared to external resistance. It has been found that the internal resistance of a cell is compatible to external resistance of external resistance. We wish to have maximum current through the external resistance. We should combine the cell in, अभी ये कह रहा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों की लोड और सेल की बराबर है। तो अब हम जो सेल और कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो हम उसमें मिक्स्ड सेल यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये ताकि जो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से इंक्रीज़ ना हो और आपकी जो मैक्सिमम करंट है वो ट्रांसफ़र हो। 125 है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज़ लार्ज to the external resistance in the current, the high current can flow through the external resistance by grouping the cell। अब क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज है, उसको अगर हमने कम करना है तो उसमें हम कौन सा सेल यूज़ करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन के सेल उसमें लगाएंगे ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए और आपके जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो हो आपके सेल से लोड की तरफ। 126 है द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ये जो आपके आयंस होते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो आपका करंट फ्लो करता है। अब इसके बाद कोई भी अगर आपको MCQs में मसला है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिमेनिंग MCQs हैं और न्यूमेरिकल है उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे।